मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। ये पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है और रीजनिंग और हिंदी के टॉपिक्स पर भी आप लोगों को ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हमने हिंदी से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका नाम है हिंदी ग्रामर, यानी कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक्स से रिलेटेड हम सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में 5 नंबर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 से 5 नंबर के बीच में आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये सीरीज़ जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो टॉपिक्स है वर्ण, वर्णमाला, वर्ण, ये टॉपिक समझने के बाद ही आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये टॉपिक्स अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो वीडियोस हम बनाएं आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ण, वर्णमाला यानी वर्णों के समूहों को पढ़ते हैं जिसे ही वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन वर्ण किसे कहते हैं ये समझिए थोड़ा। तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का वह लघुत्तम रूप या अक्षर है, ध्वनि का वह लघुत्तम रूप या अक्षर है जिसे खंड नहीं होता है। यानी ध्वनि का वह लघुत्तम रूप जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। दूसरे भाषा में भी समझिए, भाषा का वह लघुत्तम इकाई जिसकी बंटवारा नहीं की जा सकती है उसे वर्ण कहते हैं। तीसरे शब्दों में भी सुनिए, वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। और चौथे भाषा में भी सुनिए, वैसा शब्द जिसे बांटा नहीं जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। बहुत ही इजी है वर्ण। थोड़ा जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपको समझ में आता रहेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब आते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्ण तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन वर्णों में अक्षर कितने होते हैं? तो वर्ण में टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो देखिए 52 अक्षर होते हैं। वर्ण हम लोगों ने पढ़ा, वर्णों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में टोटली 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में हम बता रहे हैं बार वर्ड की 52 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल वर्ण कितने हैं, यानी मूल रूप से वर्ण कितने हैं, तो मूल रूप से वर्ण जो है 44 हैं, यानी 44 हैं। अब समझते हैं कि ये मूल वर्ण और हिंदी वर्णमाला वर्ण है क्या। तो देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, यानी आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, तो हम जो हैं अपने दादा दादी, चाचा चाची सभी को जोड़कर बताएंगे। लेकिन पूछा जाए कि नहीं, सिर्फ आपके मूल रूप से आपके फैमिली में कितने परिवार हैं, तो मूल रूप से यानी हम, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, इन्हीं सब को जोड़ा जाएगा। तो उसी प्रकार अगर पूरे हिंदी वर्णमाला में बोला जाए तो 52, और सिर्फ मूल रूप से अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 44 बताना है। 44 में व्यंजन जो है 33 हैं और स्वर्ण जो है 11 हैं। अब कहिएगा कि सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर वर्ण 13 हैं, आप बता रहे हैं कि 11 हैं। भाई आप पढ़े हैं ठीक हैं, लेकिन जो अन और अ आप पढ़े हैं उसे वर्ण, स्वर वर्ण नहीं कहकर अयोग्यवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग्यवाह। तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। जैसे वर्ण को समझ लीजिए दादाजी, उसके बेटे कितने हैं?
तो दो हैं, कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद नहीं हुआ तो आइए समझते हैं। वर्ण में कितने अक्षर? व आ न के गो, दो गो, तो उसके भेद के गो होंगे? दो होंगे। अब समझ गए? तो कौन कौन है ये भी समझना है। जैसे जान गए कि उसके बेटे कितने हैं, तो उसका नाम भी तो जानना जरूरी है भाई। एगो के नाम है स्वर वर्ण और एगो के नाम है व्यंजन वर्ण। यानी वर्ण के दो बेटे कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब पूछेंगे कि पहला बेटा जो है काम क्या करता है, यानी उसे कहते क्या है? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आइए थोड़ा समझते हैं उसको। स्वर वर्ण, जिस वर्ण या अक्षर का उच्चारण स्वयं या स्वतः होता है। स्वयं या स्वतः। स्वर, स्वर मतलब स्वयं, यानी जो अपने, जिस वर्ण का उच्चारण यानी बोलने में किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर मतलब स्वयं आ ही रहा है, स्वर स्वयं। स्वर मतलब होता है बोलना। तो बोलने में किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण तब पूछ लिए, यानी कि पहला बेटा था स्वर, उसके बारे में जान गए। अब पूछेंगे कि इसके कितने बेटे हैं। आइए ये भी समझते हैं। तो स्वर वर्ण के तीन भेद हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर एक बेटे का नाम है, दीर्घ स्वर दूसरे और तीसरे का प्लुत नाम है। तो यहाँ पे फिर कहेंगे कि पहला क्या करता है, दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या करता है। यानी ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। समझिए, बहुत ही आसान है वर्ण। और जैसे जैसे हम लोगों के साथ आप लोग जुड़िएगा, वर्ण एकदम आपको माइंड में याद हो जाएगा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। उच्चारण मतलब बोलना, और एक मात्रा यानी कम समय, जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। यहाँ पे एक और ट्रिक बनता है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर में कितने अक्षर हैं? स, व, र। तीन गो है तो तीन गो भेद होगा भाई। स्वर में तीन अक्षर तो तीन भेद ही होगा स्वर वर्ण। हमारे चैनल का मोटो ही है आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाना। तो यही था ट्रिक। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं समझ गए? जिसको बोलने में कम समय लगता है, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। उदाहरण में अ, ई, उ, री, ये जो है ह्रस्व स्वर हैं। इसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, अ, ई, उ, ई। ठीक है। अब दीर्घ स्वर यानी दूसरा स्वर वर्ण के दूसरा भेद। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उसे बोलने में। जिस स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उसे ही कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और इसकी संख्या कितनी है? 7 है। 7 और 4 11। ह्रस्व में 4 और 7। हम क्या बताए थे कि टोटल स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं टोटल। हम लोग बचपन में 13 पढ़े थे, लेकिन अन और अ जो है आयोगवाह है, याद रखिएगा। याद किस प्रकार रखिएगा? तो आयोगवाह अ से स्टार्ट हो रहा है और अन और अ दोनों अ आता है इसमें, तो याद रखिएगा। अब ह्रस्व स्वर भी आप समझ गए कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और ह्रस्व जो है 1 मात्रा का समय लगता है। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी इसको जो है अ, ई से बोलने में ज़्यादा समय इसमें लगता है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाए। अब तीसरा भेद भी पढ़ लीजिए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर, जिस 1 मात्रा हो गया, 2 मात्रा हो गया, तो 3 मात्रा बचा होगा। यानी जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं भाई। जिस स्वर को बोलने में
3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उदाहरण क्या है? इधर सुनो, इधर को छोड़िए, सुनो को लीजिए। सुनो बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इन दोनों की अपेक्षा। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा जो है प्लुत स्वर को बोलने में, प्लुत यानी ज़्यादा, सुनो, ओम बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, ओम, तो 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि देखिए ओम जो है 3 गो से ही मिलकर बना है, ओ, उ, म, ये तीनों से, यानी 3 मात्रा का समय लगता है, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। अब स्वर वर्ण के बारे में जान गए, वर्ण के बारे में जान गए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। 3-4 परिभाषा बताए हैं स्टार्टिंग में। और वर्ण जो है मान के चलिए दादाजी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, कैसे याद रखेंगे? तो वर्ण में 2 अक्षर हैं, व, अ, न, तो 2 से स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में जान गए। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, कैसे याद रखेंगे? तो स्वर में जो है 3 अक्षर आता है, स, व, र, यानी 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसके बारे में भी हमने बता दिया। तो अब आते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, दूसरे के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण या अक्षर के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कोई भी वर्ण जिसके उच्चारण में बिना स्वर वर्ण के बोला ही नहीं जा सकता है। क बोलिएगा तो उसमें अ आता है, यानी कि क्या है? व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। क, ख, ग, घ, क में अ आता है, ख में आता है, यानी कि ये सब जो हैं व्यंजन वर्ण हैं। अब पूछ रहा है कि व्यंजन वर्ण तो जो है वर्ण का बेटा है। व्यंजन वर्ण के कितने बेटे हैं, यानी व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तब व्यंजन में कितने अक्षर हैं ये भी तो नोट कर लीजिए। व्यंजन में आधा व है, य है, ज है, न है। ऊपर वाला हम नहीं लेते हैं कभी भी, ठीक है? तो य, ज, न 4 हैं, तो इसके भेद कितने होंगे? 4 होंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है भाई, आप तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो व्यंजन में 4 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं ये भी देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण, आयुगवाह व्यंजन वर्ण। इसके बारे में भी चलिए विस्तार से पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए क से लेकर म तक के स्पर्श वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी क से लेकर जो व्यंजन वर्ण होता है, क से लेकर म तक के वर्ण को जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। या इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओठ से होकर होती है उस वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें सबसे आसान लगा कि क से लेकर म तक के स्पर्श वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, सबसे आसान है। तो अब बात है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण होते कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 होते हैं। हमने पहले ही बताया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 44, और ऐसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में तो वो होता है 52। तो 52 किस प्रकार होता है हमने वहाँ पे लिखा था, लेकिन उस समय हमने बोला नहीं था। लेकिन समझ जाइएगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण, 11 स्वर वर्ण, 4 जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और 4 उष्म व्यंजन वर्ण, 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण, और 2 द्रविण गुण व्यंजन वर्ण, और 2 जो है अयोग्यवाह। टोटल मिलाकर होता है 52। ये आप समझ गए होंगे। अब समझ गए तो कौन कौन स्पर्श होता है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क से अंग तक, च वर्ग कहने का मतलब च से य तक, और ट वर्ग न तक, त वर्ग त से न तक, और प वर्ग प से म तक। ये सभी जो हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उनमें से आपको
पूछेगा कि इनमें से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से होता है, या तो वो वर्ण दिया हुआ रहेगा और वो पूछेगा कि इसका उच्चारण किससे होता है। तो इसको थोड़ा समझिएगा, इसको जो है बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और एकदम पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने पूरा सिर का बात करें, मुंह का बात करें, मुंह का, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे हम लोगों के मुंह के अंदर का देखिए कंठ आता है। सबसे पहले कंठ, कंठ क से स्टार्ट हो रहा है, तो क से अंगत तक कहाँ से बोलेंगे? कंठ से बोलेंगे। क से अंगत तक का उच्चारण जो है कंठ से होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है हम लोगों के मुंह में कंठ आता है। सबसे पहले कंठ, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क ख ग सबसे पहले आता है अंगत तक। रो में सबसे पहले जो है हम लोग पढ़े थे क से अंगत तक, क से अंगत तक पढ़े थे, यानी कंठ से आएगा सबसे पहले। उसके बाद जो है कंठ के ऊपर क्या आता है? कंठ के ऊपर तालु आता है। तालु जो है जीभ के ऊपर वाले भाग को तालु कहा जाता है। तो तालु आता है, तो कंठ के बाद तालु आता है। तो क ख ग घ अंगक के बाद च छ ज आता है, तो उसी प्रकार कंठ के बाद तालु आता है, तो च छ ज जो है तालु से बोला जाएगा। तालु से, जिसे तालव्य व्यंजन वर्ण कहते हैं, और कंठ से जो बोला जाता है कंठस्य व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तालु के बाद मूर्ध, मूर्ध व्यंजन वर्ण। मूर्ध कहने का मतलब क्या होता है? जब हम लोगों का ये मुंह जो है, मान के चलिए मुंह होता है और इसमें जो है ये जीभ होता है, जब बोलते हैं हम लोग मूर्ध व्यंजन वर्ण, तो जीभ जो है ऊपर की ओर जो है मुड़ जाता है, ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जिसके कारण इसे मूर्ध व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जीभ जो है ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जिसके कारण मूर्ध व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले कंठ क ख ग घ, उसके बाद तालु यानी कि च छ ज ज, और उसके बाद मुड़ना, मूर्ध है। तो इसे अपने आप पे रिलेट कीजिएगा, तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। अपने एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम अपने जो है पूरे मुंह को जो है एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले हमारा मुंह में क्या आता है, तो कंठ आता है, उसके बाद तालु आता है, उसके बाद मूर्ध आता है, यानी त थ द आता है तीसरा रो में, ट ट ड ट ठ ड ढ बोल के देखिए, जीभ जो है आपका मुड़ रहा होगा ऊपर की तरफ, तो वो जो है मूर्ध व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? जीभ के बाद आता है दांत, दंत, दंत व्यंजन वर्ण। जीभ के बाद आता है दांत। तो जो दांत के सहारे जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे कहते हैं दंत्य व्यंजन वर्ण। तो जब बोलिएगा तो जीभ जो है दांत में टकराता ही है, जो दांत में टकरा कर निकलता है उसे ही दंत कहते हैं। अब मूर्ध के बाद दांत आ गया। अब दांत के सबसे बाहरी वाला मुंह का पोर्शन कौन सा है? ओठ है, ओठ। तो ओठा से व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण जो है ओठ से होता है। जैसे प बोलिएगा तो दोनों ऊपर नीचे ओठ जो है सट जाता है, जिसके कारण उसे ओठा से व्यंजन वर्ण कहते हैं, प वर्ण को। अब यहाँ पे कंपटीशन में थोड़ा और डीप से प्रश्न पूछता है, और वो क्या है? कंपटीशन या 10th या 12th के एग्ज़ाम में भी पूछता है कि अघोष और घोष किसे कहते हैं? तो अघोष यहाँ पे समझना है। पहले अघोष को समझते हैं और घोष को समझते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण यानी क से प वर्ग में पहला और दूसरा अक्षर जो होगा, यहाँ पे ये समझने योग्य बात है, समझिएगा। पहला और दूसरा जो है अघोष होगा, पहला और दूसरा अघोष, यानी क और ख अघोष हो गया। तब पहला दूसरा च वर्ग में कौन है? च छ अघोष हो गया, ट ठ अघोष हो गया, त थ अघोष हो गया, प फ का हो गया? अघोष हो गया। अब बाकी बचा कौन? 3 को बचा, तो ये तीनों कौन सा हो जाएगा? घोष हो जाएगा। घोष या सघोष भी उसे कहीं कहीं कहा जाता है। आप समझ गए कि पहले 2 को कहा जाता है अघोष, और उसके बाद जो बचा वो हो गया घोष या सघोष। अब उसके बाद यहाँ पे है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब छोटा होता है, महा मतलब बड़ा होता है। अल्प मतलब जिसको उच्चारण करने में थोड़ा सा हम लोगों का प्राण जाता है, यानी थोड़ा सा
समय लगता है, प्राण जाता है, प्राण जाना है, उसको कहते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए समझिए। क पहला बोल लिए तो क में बहुत कम समय लगा, लेकिन जैसे ही ख बोलेंगे थोड़ा एनर्जी, दम लगाना पड़ेगा, यानी प्राण लगाना पड़ेगा। तो क अल्प हो गया, ख थोड़ा सा और ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, ग तुरंत बोला जा रहा है, यानी ग। तो पहला और तीसरा, यानी एक को छोड़कर ये धर लिए, इसको छोड़ दिए, फिर ये धर लिए, इसको छोड़ दिए, तो पहला और दूसरा और तीसरा ये जो है अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण, अल्प लिखेंगे इंग्लिश में तो ALP लिखेंगे। ALP मतलब 3 हो रहा है अल्प, तो 3 को होगा, यानी कौन कौन, पहला तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण होगा। समझ गए? पहला तीसरा यानी क ग अंग, ये जो है अल्प प्राण हो गया। उसी प्रकार प वर्ग में प ब म, ये क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। ठीक है, यानी एक को छोड़कर एक अल्प प्राण होता है, और बाकी कौन बचा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। देखिए ख और घ, ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया, महाप्राण। तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि यहाँ से आपको प्रश्न पूछता है और यहाँ जो है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार थोड़ा अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, हम बताए हैं यहाँ पे ऐड करके। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण य र ल व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि आखिर य र ल व को ही काहे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है, तो जिस वर्ण को बोलने में अंदर से, अंत मतलब अंदर से आवाज़ निकलती है, उसी को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंत मतलब अंदर से आवाज़ निकलती है, उसी ही अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। लेकिन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण इसे क्यों कहा जाता है, तो जब इसे बोलिएगा तो अंदर से ऊष्म मतलब गर्म वायु निकलता है। ऊष्म मतलब गर्म, हम लोग पढ़े हैं साइंस में ऊष्मा, तो ऊष्म मतलब गर्म। तो जब दंती स, तालव्य स, मूर्धन्य स और ह को बोलिएगा तो हाथ को यहाँ पे जब फेस के सामने रखेंगे तो गर्म वायु निकलता है। इसी के कारण इसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। किसको, दंती स, मूर्धन्य स, तालव्य स, ह और इन चारों को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये समझ गए। तो अब आते हैं आयोगवाह व्यंजन वर्ण। तो अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हम ऊपर भी बताए हैं कि अन और अह को आयोगवाह व्यंजन वर्ण कहा जाता है, यानी अ में ऊपर बिंदु लग जाता है अनुस्वार यानी अन हो जाता है, और विसर्ग लग जाता है तो अ हो जाता है, जिसके कारण वे भी जो हैं आयोगवाह में आ जाते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त का मतलब होता है जुटा हुआ, यानी किसी से मिलकर बना जो वर्ण होता है उसे ही कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये किससे जुड़कर बने हैं, जैसे देखिए अक्ष जो है क और स से मिलकर बना है, त्र जो है त और र से मिलकर बना है, ज्ञ जो है ज और इ से मिलकर बना है, स्र जो है स और र से मिलकर बना है। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे के से क, के एच ख। तो अक्ष का मीनिंग होता है KSH, के से क और SH से स। तो याद रहेगा कि अक्ष जो है किससे किससे मिलकर संयुक्त रूप से बना है। त्र का स्पेलिंग हम लोग का पढ़े थे TRA, T से त और RA से र। सिंपल सी बात है। अब ए पूछेगा कि ये भी आ रहा है, तो र जब हम बोलेंगे तो उसमें अ आता है कि नहीं आता है। ठीक है। अब ज्ञ, तो JYA ज्ञ, यानी ये भी जो है 2 अक्षर से ज और इ से मिलकर बना है। याद रहे। स्र, श्री लिखते हैं कि नहीं, स्र, SH से स और RA से र। तो ये ट्रिक था याद करने के लिए। अब आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और किसे कहते हैं, तो ये ड नहीं है,
ये इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो इसको ड नहीं पढ़ेंगे नहीं अंग पढ़ेंगे। ये जो है सड़क, जब हम लोग लिखते हैं सड़क तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और ये ढ नहीं है, ढ जो ढक्कन होता है, ये ढ के नीचे बिंदु है। अगर हम पढ़ाई लिखते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात याद रखने योग्य है। तो ये याद रखिएगा कि ये ड नहीं है और ये ढ नहीं है, ये जो है द्विगुण व्यंजन वर्ण है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से याद कर लिया कि पूरे वर्ण, अब वर्ण से कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बेहिचक बता सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो एक बार और वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आपका पूरा वर्ण से डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि मेरे तक ऐसे वीडियो पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए हम जब डालेंगे तो वीडियो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। सो गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।